अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मेडिको। तो आज की इस वीडियो में हम जो कवर अप करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है, वो है फार्माकोजेनोमिक्स। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में ड्रग मेटाबॉलिज्म में कुछ एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, फेज 1 एंजाइम और फेज 2 एंजाइम के बारे में, लेकिन हमने उनकी डिटेल नहीं पढ़ी थी। ठीक है ना, तो हम आज इस वीडियो में फेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम फेज 1 एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि साइटोक्रोम फैमिली है। तो जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है वो है साइटोक्रोम 2d6। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि ये हेपेटिक मेटाबॉलिज्म करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। okay, accounts for how much metabolism this enzyme will do। ठीक है, about 20 to 25% अलोन ओनली दिस, ये वाला एंजाइम मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, अब इस एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है? CYP2D6 पॉलीमॉर्फिज्म का। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो मेटाबोलाइज होने के बाद एक्टिव होती हैं। तो ये एंजाइम करता क्या है? ये मेटाबोलाइज करता है कोडीन को, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। ठीक है ना, कोडीन को मेटाबोलाइज करने के बाद ये जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हमारे पास जो आता है, जिसको हम मेटाबोलाइट, एक्टिव मेटाबोलाइट भी कहते हैं, वो आता है मॉर्फिन। साइटोक्रोम का फंक्शन और इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो। अब सेकंड पे है साइटोक्रोम 2C19। ये एज ए एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं, लाजमी याद रखने हैं कि इनकी जो मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है वो। तो इसका जो मेन काम है वो यही है कि ये हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, साइटोक्रोम 2C19 है, ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म करता है, जिनमें जो आ जाती है सबसे पहले क्लोपिडोग्रेल आ जाती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद प्रोप्रानोल आ जाती है। ठीक है, ओमेपेराजोल वगैरह आ जाती है। ठीक है, ये मोटी मोटी एग्जांपल्स थी। अब अगर ये एंजाइम जो है, अगर इसकी जो एबिलिटी मेटाबॉलिज्म की अगर डिक्रीज हो जाए तो होता क्या है? तो होता ये है कि जो क्लोपिडोग्रेल जो ड्रग है वो इंक्रीज कर देती है एफिकेसी, जो है एफिकेसी ऑफ क्लोपिडोग्रेल रिस्क को इंक्रीज कर देती है। कौन सा रिस्क? क्लोटिंग इन पेशेंट। अगर इसके फंक्शन में, या जो मेटाबॉलाइजेशन का जो फंक्शन ये परफॉर्म करता है, अगर ये रिडक्शन हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है फंक्शन, तो क्या काज करता है? जारी बात है, ये क्लोपिडोग्रेल को मेटाबॉलाइज कर रहा है, और अगर ये खुद नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा तो क्या होगा कि जो क्लोपिडोग्रेल होगा वो क्लोटिंग काज करेगी पेशेंट में विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, ये हम लिखते हैं सी से क्लोपिडोग्रेल। ठीक है, ये क्या काज करेगा कि क्लोटिंग काज कर देगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैट। ठीक है, उसके बाद आ जाओ थर्ड पे। थर्ड पे
दो बहुत इम्पोर्टेंट एंजाइम है। जो पहला है वो है CYP3A4 और एक है CYP3A5। इनकी जो बात याद रखने वाली है वो यही है कि अबाउट 50% ऑफ मेटाबॉलिज्म यही करते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कॉमन यूज ही ये होते हैं। ठीक है, DPD पे ये है क्या चीज़? ये है डिहाइड्रोपेरिमिडिन डिहाइड्रोजिनेज। अब ये जो एंजाइम है ये इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल है किसकी क्लीनेस के, एक ड्रग है रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लियरेंस ऑफ 5 फ्लोरोयूरासिल। ठीक है, और इसको हम 5FU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये ड्रग को क्या है? ये ड्रग है द फर्स्ट लाइन प्रो ड्रग। अब प्रो ड्रग क्या है? प्रो ड्रग के बारे में शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया कि प्रो ड्रग वो है जो कि पहले मेटाबलाइज होगी, मेटाबलाइज होने के बाद उसका जो एक्टिव प्रोडक्ट होगा वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो हमने इनएक्टिवेट फॉर्म में एक पिल ली जो प्रो ड्रग है, उसका मतलब समझा रहा हूँ आपको मैं कि एक ड्रग है वो प्रो ड्रग है, वो हमने ली, वो इनएक्टिवेट फॉर्म में थी और वो एक्टिव कब होगी? मेटाबॉलिज्म के बाद। ठीक है, तो इस एंजाइम का फंक्शन क्या है? ये क्लियरेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लियरेंस ऑफ 5 फ्लोरोयूरासिल। ठीक है ना, और ये किसकी ट्रीटमेंट में यूज होती है? ये होती है कोलोरेक्टल कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है ये। ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूँ फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। ठीक है, अब अगर ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है जो ये हमने ऊपर एंजाइम पढ़ा है डीपीडी, अगर ये प्रॉपर फंक्शन ना करे तो क्या होगा? तो ये टॉक्सिसिटी बढ़ा देगा ड्रग की। इसलिए जो डोजेज है किसी भी ड्रग की, फॉर ये जो ऊपर ड्रग बताई हुई है मैंने 5 फ्लोरोयूरासिल, इसकी हम बहुत कम मिकदार देंगे पेशेंट को ताकि जो टॉक्सिसिटी है उसको मिनिमाइज किया जाए जितनी भी आपसे जितनी हद तक हो वो। ठीक है, तो नॉन फंक्शनल या रिडक्शन इन फंक्शन काज टॉक्सिसिटी। ठीक है, अब जो रिमेनिंग रह गया है वो है नंबर 5 पे मल्टीपल एंजाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम साइटोक्रोम 2C9 और VCORC1 भी कहते हैं। ठीक है, जो है CYP2C9 एंड VCORC1। अब ये एंजाइम का फंक्शन क्या है? अब जो ये एंजाइम है ये करता क्या है? ये करता है विटामिन के
एपॉक्साइड के साथ रिडक्टेज कम्प्लेक्स है सब यूनिट 1, और ये जो है ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं इन एक्टिवेशन ऑफ एस वारफिन। इधर मैं प्लस लगा देता हूँ। ये जो एंजाइम है ये इसके साथ मिलकर और ये अलोन इनएक्टिवेट करता है एस वारफेरिन को। डिफेक्ट होता है या कोई ये फंक्शन कम करना या ज़्यादा करना स्टार्ट करता है तो होगा क्या? अगर तो ये कम करता है, अगर ये एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं करता, इसकी रिड्यूस फंक्शन हो जाता है इसका, तो ये ब्लीडिंग काज कर सकता है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। और अगर ये फंक्शन बहुत हाई लेवल पे करता है तो ये फिर इसका उल्ट कर देगा, क्लोटिंग काज करेगा। ठीक है, ये थे फेज 1 एंजाइम। ठीक है, अब आ जाओ फेज 2 एंजाइम जो कि कॉन्जुगेशन काज करते हैं। जो सबसे पहले है वो है यूरिडीन 5 डिसफॉस्फो ग्लूकोरोसिल ट्रांसफेर। ठीक है, इसको हम यूडीपी, ठीक है, उसके बाद हम उसको यूजीटी भी कहते हैं 1A1। अब इसका मेन फंक्शन क्या है? ये इन्वॉल्व होता है एक्सक्रीशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इनटू बाइल। इनटू बाइल, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू द क्लियरेंस ऑफ, किसकी क्लियरेंस करता है? SN38 द बायोएक्टिव। अब ये है क्या? ये है बायोएक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इरिनोटेकेन। हर बंदे की अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन है, तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन के हवाले से आप जिस मर्जी इस ड्रग का नाम ले सकते हैं। ये है क्या चीज़? ये साइटोटॉक्सिक एजेंट है जो कि कोलोरेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, अब इसमें जो दूसरा है इसका भी डिफेक्ट होगा, इसमें डिफेक्ट हो सकता है। अगर इस ये रिड्यूस फंक्शन करेगा तो क्या करेगा? इंक्रीज इरिनोटेकेन इंड्यूस बोन मैरो डिप्रेशन एंड डायरिया काज कर देगा। ठीक है ना, इसलिए ये जो SN38 है या इरिनोटेकेन है, ठीक है ना, इसकी हमें लो डोजेज रिक्वायर्ड होती है, ताकि अगर ये एंजाइम जो है ये रिड्यूस फंक्शन भी करे तो हमें जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं या कंपेंसेटरी इफेक्ट्स हैं वो ना हो। इंक्रोटेकेन, इंक्रोनी, आरिनो, सॉरी,
फिर ये क्या काज करेगा, फिर ये डायरिया, ठीक है ना। इसलिए हमें इसकी जो ये एरिनोटेकन है इसकी हमें लो डोजेज रिक्वायर्ड होती है। अब आ जाओ फेज 2 एंजाइम की सेकंड पे, जो सेकंड एग्जांपल है, जो सेकंड है उसका नाम है थियोप्यूरिन एस मिथाइल ट्रांसफरेज। इसको हम टीपीएमटी भी कहते हैं। अब इसका क्या मेन फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये इनएक्टिवेट करता है कीमोथेरेप्यूटिक प्योरिन डेरिवेटिव्स को, ठीक है। इनएक्टिवेशन ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक प्योरिन डेरिवेटिव्स like 6-mercaptopurine, ठीक है। एज़ैथियोपिरीन ये भी एग्जाम्पल है। अब रिड्यूस फंक्शन अगर ये करता है या इंक्रीज फंक्शन करता है, इसमें जो भी डिफेक्ट है, तो ये क्या करेगा, उसकी जो थेरेप्यूटिक एफिकेसी है उसको अल्टर कर देगा, ठीक है। एफिकेसी का हमने पता कि मैक्सिमल इफेक्ट, जो ड्रग का जो मैक्सिमल इफेक्ट है उसे हम एफिकेसी कहते हैं। और पोटेंसी क्या है, पोटेंसी के बारे में हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक इफेक्ट रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन या एक्शन, ठीक है ना। पोटेंसी और एफिकेसी में आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एफिकेसी ये थी कि मैक्सिमल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, और पोटेंसी क्या था कि जो मिनिमल इफेक्ट है, जो मिनिमम इफेक्ट चाहिए होता है एक्शन के लिए, वो पोटेंसी है ड्रग की, ठीक है। तो अगर ये रिड्यूस फंक्शन करता है तो अल्टर थेरेप्यूटिक एफिकेसी कर देगा, ठीक है ना। उसके बाद थेरेप्यूटिक इफेक्ट एफिकेसी, थेरेप्यूटिक एफिकेसी को इफेक्ट करेगा, ठीक है। और उसकी टॉक्सिसिटी को भी इफेक्ट करेगा, मतलब कि टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज कर देगा। तो ये थे एंजाइम फेज 1 के और फेज 2 के। ओके, आपको समझ आ गई होगी। तो आज की इस वीडियो के साथ हम अपना जो फार्मा का इंट्रो है वो एंड करते हैं। तो अब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि इंट्रो एक तो एक डिफिकल्ट था, थोड़ा सा बेसिक चीज़ें होती हैं, मुश्किल होती हैं स्टार्ट में। तो अब हम आएंगे अपने मेडिसिन की तरफ, जो ड्रग्स हैं उनकी तरफ। तो उनमें हम तो मेडिसिन की जो क्लासेस हैं वो पढ़ेंगे, उनके फंक्शन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बनेंगे, उनके जो टॉक्सिसिटीज हैं, कंपेंसेटरी इफेक्ट्स वगैरह वगैरह इटीसी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो एज ए एमसीक्यूज एनली के रिलेटेड वो बनते होंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन सा एमसीक्यूज बन सकता है, किस तरह पूछा जा सकता है। तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होगा। मे बी इस पर 2 या 3 वीडियो बने या एक लंबी वीडियो बन जाए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे एंटी डायबिटिक, फिर हम पढ़ेंगे जीआईटी ड्रग्स। इनको मैंने क्यों सिलेक्ट किया, इनको सिलेक्ट करने के पीछे एक रीज़न है, वो ये रीज़न है कि रूटीन लाइफ में हमें पता है कि हाइपरटेंसिव के एंटी डायबिटिक और पेट से रिलेटेड हमारे पास मरीज़ बहुत हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी इन ड्रग्स पर अच्छे से काम करें, तो हम रिकमेंड कर सकें आगे।
मेडिसिन किसी को, कोई भी होता है फैमिली में या कुछ भी, आप खुद आपके घर में फैमिली में कोई एंटी डायबिटिक पेशेंट होगा, आप उसकी मेडिसिन को चेक कर सकते हो कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है या कोई भी पढ़ी है कि ये ड्रग दूसरी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए अच्छी है, मेरे कुछ भी अपने अब्बू अब्बू के लिए, अम्मी के लिए अच्छी है या नहीं। तो अगर अच्छी नहीं है, तो अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि ये ड्रग के क्या कंपेंसेटरी इफेक्ट हैं, ये ड्रग किन के साथ इस्तेमाल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर जो एस इनहिबिटर्स हैं वो रीनल डिजीज काज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो डायबिटिक किडनी के लिए परफेक्ट है। जिनको डायबिटीज है वो ए और हाइपरटेंशन के मरीज भी हैं, तो वो एस इनहिबिटर्स ले सकते हैं क्योंकि वो डायबिटिक किडनी को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अदरवाइज अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं, वो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, तो वो रीनल डिजीज वगैरह कोई काज कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रिस्क्राइब करके दो पेशेंट को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इतना कम से कम आपके पास नॉलेज हो जाएगा कि आपको पता होगा, आप कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये पता होगा कि कौन सी ड्रग किस कंडीशन के साथ सूटेबल है या नहीं। फिर आप कह सकते हो कि हाँ यार, आप डॉक्टर के पास जाओ, आप अपनी राय दे सकते हो कि ये इसके कंपेंसेटरी इफेक्ट है, आप डॉक्टर के पास जाओ तो उसको कहो कि मुझे चेंज करके दो। आप ना भी करो, आप सिर्फ रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले इस पे करेंगे, फिर एंटी डायबिटिक पे, और फिर जीआईटी पे करेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम अपनी जो रिमेनिंग फार्मा है उसके ऊपर आएंगे, क्योंकि जो बाकी फार्मा है वो एएनएस से रिलेटेड है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। हम ज़रा इजी इजी पहले करेंगे। तो मुझे दीजिए आज की इजाज़त, मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मज़ा आएगा नेक्स्ट में। अभी तक जो पढ़ाया उसमें इतना मज़ा नहीं आया आपको, ना मुझे इतना मज़ा आया ख़ास तौर पर, लेकिन जो आगे जो मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि बहुत मज़ा आने वाला है आपको।